नमस्कार मित्रों, अडानिया एजुकेशन अकेडमी के इस YouTube चैनल पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। हम कक्षा 12 का रसायन विज्ञान पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पहला अध्याय शुरू किया था ठोस अवस्था, जिसमें हमने ठोसों के बारे में देखा था। ठोस के प्रकार हमने पढ़े थे, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस हमने पढ़ा था। और मैंने बताया था आपको कि आपके जो कोर्स में है वो मुख्य रूप से क्रिस्टलीय ठोस ही है। तो आज हम बात करेंगे जो क्रिस्टलीय ठोस हैं उसके कितने प्रकार होते हैं, उनके क्या क्या गुण होते हैं। यहाँ से भी लगभग हर बार एक प्रश्न जरूर फंसता है, इसलिए ध्यान से पढ़ें। साथ में नोट्स बनाते चले, कॉपी और पेन लेके साथ में ही बैठे, सिर्फ देखने से याद नहीं होगा। तो आइए हम शुरू करते हैं क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार। तो आज का हमारा टॉपिक होगा क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार। देखो क्रिस्टलीय ठोस कौन कौन से, इनको मुख्य रूप से हम चार भागों में बांटते हैं। कौन कौन से देखो, एक तो आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और सहसंयोजक ठोस। चार प्रकार में बांटते हैं। कौन कौन से? आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और सहसंयोजक ठोस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आणविक ठोस क्या होते हैं। देखो आणविक ठोस ऐसे ठोस होंगे जिनमें जो अवयवी कण है, मैंने बताया था पिछली क्लास में कि अवयवी कण किसे कहते हैं, जिससे जिन कणों से ठोस मिलकर बना होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? अवयवी कण कहते हैं। तो जो आणविक ठोस होंगे इनमें जो अवयवी कण होंगे वो क्या होंगे? अणु होंगे। क्या होंगे? अणु होंगे। अब इन आणविक ठोस को हम तीन भागों में बांटते हैं। कौन कौन सा? एक तो ध्रुवीय, अध्रुवीय और हाइड्रोजन बंधित। अध्रुवीय, ध्रुवीय और हाइड्रोजन बंधित। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अध्रुवीय आणविक ठोस के बारे में। भी अध्रुवीय आणविक ठोस क्या होते हैं? देखो अध्रुवीय, देखो ध्रुवीय और अध्रुवीय के बारे में आपने कक्षा 11 में अध्ययन किया है कि अगर कोई भी अणु है उसमें जो दो परमाणु है, अगर दोनों परमाणु की विद्युत ऋणता क्या होगी? भिन्न भिन्न होगी। एक की अधिक होगी, एक की क्या होगी? कम होगी। तो ऐसे में क्या होगा? बंध के जो इलेक्ट्रॉन है वह उच्च विद्युत ऋणी परमाणु की तरफ क्या हो जाएंगे? विस्थापित हो जाएंगे, जिससे बंध में क्या जाएगी? ध्रुवणता आ जाएगी। ऐसे यौगिक को हम क्या बोलते हैं? ध्रुवीय यौगिक कहते हैं। तो सबसे हम पहले देखो अध्रुवीय यौगिक पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? अध्रुवीय, इसका मतलब यह होगा कि इसमें जो अणु होगा उस अणु में जो परमाणु होंगे उन परमाणु की जो विद्युत ऋणता है वो लगभग क्या होगी? बराबर होगी। दोनों परमाणु की विद्युत ऋणता क्या होगी? बराबर होगी, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन का विस्थापन किसी भी परमाणु की तरफ नहीं होगा, इसलिए इसमें ध्रुवणता उत्पन्न नहीं होगी, यानी ये क्या होगा? अध्रुवीय होगा। ठीक है। तो जो अध्रुवीय यौगिक होते हैं या अध्रुवीय जो ठोस होते हैं, इनमें देखो अवयवी कण कैसे होंगे? अध्रुवीय अणु होंगे। यानी अध्रुवीय ठोसों में जो अवयवी कण होते हैं, यानी जो कण होते हैं वो कौन से होते हैं? अध्रुवीय अणु होते हैं। और इसमें जो बंध है अध्रुवीय ठोसों में जो बंध लगेगा, कौन सा लगेगा? लंदन बल लगेगा। अपन जानते हैं लंदन बल या वनरवाल बल ये क्या होते हैं? बहुत ही दुर्बल बल होते हैं। लंदन बल या वनरवाल बल आपने कक्षा 11 में पढ़ा था। बहुत ही क्या होते हैं? दुर्बल बंध होते हैं। तो इनके बीच में कौन सा बल लगता है? लंदन बल लगता है। इनकी जो प्रकृति होती है भौतिक प्रकृति, यानी ये कैसे होते हैं ठोस? ये ठोस कैसे होते हैं? मुलायम होते हैं। किस प्रकार के ठोस होते हैं? मुलायम प्रकृति के होते हैं। क्या ये विद्युत के चालक होते हैं? नहीं होते। ये विद्युत के कैसे होते हैं? कुचालक, यानी विद्युत रोधी होते हैं। यानी इनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। ये विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। अगला देखो गलनांक की बात कर रहे हैं। अब देखो गलनांक में देखो क्या होगा? ठोस का गलना, यानी जिस ताप पर कोई भी ठोस है वो पिघलता है उसे हम क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। अब देखो हमने यहाँ पर कहा था इनके बीच में जो बंध पाया जाता है अध्रुवीय आणविक ठोस में, जो बंध पाया जाता है कौन सा पाया जाता है? लंदन बल पाया जाता है। और लंदन बल क्या होता है? बहुत ही दुर्बल बंध होता है। इसका मतलब ये बंध क्या हो जाएगा? आसानी से टूट जाएगा। जब बंध आसानी से टूट जाएगा तो गलनांक क्या होगा? कम होगा। तो इसका गलनांक देखो क्या होता है? बहुत ही कम होता है। गलनांक क्या होता है? बहुत ही कम होता है। इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे? देखो ठोस हीलियम, ये सभी ठोस अवस्था में है। ये सभी किस अवस्था में है? ठोस अवस्था में। ठोस हीलियम, ठोस आर्गन, ठोस हाइड्रोजन, CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड और आयोडीन। अब देखो कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज होता है कि सर कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4, CCl4 को हम देखते हैं। देखो CCl4, बच्चे कहते हैं कि सर यहाँ पर कार्बन की विद्युत ऋणता कम है जबकि क्लोरीन की क्या है? ज्यादा है। तो इस हिसाब से तो ये ध्रुवीय अणु होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपने 11th में भी पढ़ा होगा। देखो अगर इसको हम बना के देखें, मान लो कि एक सामान्य भाषा में बताता हूं मैं, क्लोरीन इधर, क्लोरीन इधर, क्लोरीन। देखो ये इलेक्ट्रॉन को इधर खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन किधर खींचेगा? देखो दोनों की दिशा क्या होगी? दोनों की दिशा क्या होगी? विपरीत। तो इनका प्रभाव क्या हो जाएगा? निरस्त हो जाएगा। इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन को इधर खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन को इधर खींचेगा, तो दोनों की दिशा क्या होगी? विपरीत। तो ये प्रभाव भी क्या हो जाएगा? निरस्त हो जाएगा। इस प्रकार से यहां पर देखो जो
उच्च विद्युत ऋणात्मक परमाणु है एक दूसरे के क्या होते हैं विपरीत दिशा में जुड़े होते हैं, जिसके कारण क्या होता है इसका जो प्रभाव है वो क्या हो जाता है निरस्त हो जाता है, जिसका कारण देखो ये जो CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है ये भी कैसा होता है अध्रुवीय होता है। कई बार आपको परीक्षा में इस प्रकार से प्रश्न आएगा, ये उदाहरण दिए होंगे और इनमें से आपको ध्रुवीय अध्रुवीय अलग करने होंगे। तो अब देखो सबसे ज्यादा इसमें से जो क्वेश्चन पूछा जाता है H2 का पूछा जाता है, हाइड्रोजन का 3 या 4 बार ये क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड परीक्षा में। निम्न ताप पर हाइड्रोजन किस प्रकार का ठोस है, निम्न ताप पर हाइड्रोजन किस प्रकार का ठोस है। तो सीधी सी बात में ध्यान रखे देखो हाइड्रोजन किस प्रकार का ठोस है, क्योंकि यहां पर देखो दोनों परमाणु हाइड्रोजन है H2 दोनों की ध्रुवीयता क्या है बराबर है, तो इलेक्ट्रॉन ना तो इधर जाएंगे ना इधर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कहां रहेंगे सेंटर में ही रहेंगे बीच में, ना तो इलेक्ट्रॉन को ये खींच पाएगा ना ये खींच पाएगा, यानी इनमें ध्रुवणता उत्पन्न हो रही है नहीं हो रही, इसमें ध्रुवणता उत्पन्न नहीं हो रही है, इसलिए ये कैसा हो गया अध्रुवीय हो गया। तो कई बार ये प्रश्न आता है कि निम्न ताप पर हाइड्रोजन किस प्रकार का ठोस है, तो हम कह सकते हैं निम्न ताप पर हाइड्रोजन अध्रुवीय ठोस है। किस प्रकार का ठोस है अध्रुवीय आणविक ठोस है, ये कह सकते हैं अध्रुवीय आणविक ठोस है। तो एक बार फिर से बता देता हूं अध्रुवीय का मतलब क्या होगा, जिसमें दोनों परमाणु की विद्युत क्या होगी समान होगी। अवयवी कण क्या होंगे अध्रुवीय अणु होंगे इसके अंदर या अध्रुवीय कण होंगे। बंध कैसा होगा लंदन बल होगा। प्रकृति कैसी होगी ये मुलायम प्रकृति के होते हैं, चालकता नहीं है यानी ये क्या हो गए कुचालक विद्युत रोधी होंगे। गलनांक क्योंकि लंदन बल है बहुत दुर्बल बंध है तो गलनांक क्या होगा बहुत कम होगा। उदाहरण क्या हो जाएगा ठोस हीलियम, ठोस आर्गन, ठोस हाइड्रोजन, ठोस कार्बन टेट्राक्लोराइड और ठोस आयोडीन। तो ये हो गया आपका अध्रुवीय आणविक ठोस। अब हम बात करते हैं ध्रुवीय आणविक ठोस के बारे में। ध्रुवीय आणविक ठोस देखो ध्रुवीय आणविक ठोस में क्या होगा ध्रुवीय अणु होगा, यानी इस प्रकार के ठोसों में ऐसे परमाणु होंगे जिनकी विद्युत ऋणता क्या होगी अलग अलग होगी, विद्युत ऋणता अलग अलग होगी। जैसे मान लो इसका उदाहरण ले लेते हैं, मान लो HCl ले लेते हैं। HCl हम जानते हैं कि क्लोरीन की विद्युत ऋणता क्या है ज्यादा है, तो क्लोरीन पर इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ विस्थापित होता है, इस पर क्या आएगा आंशिक ऋणावेश। हाइड्रोजन पर क्या आएगा आंशिक धनावेश। इस प्रकार से यहाँ पर दो ध्रुव बन गए, देखो ये धन ध्रुव हो गया और ये क्या हो गया ऋण ध्रुव, दो डाइपोल डाइपोल हो गए यहाँ पर, ठीक है। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इस प्रकार से देखो इनमें क्या हो जाएगी ध्रुवणता आ जाएगी, यानी ये कौन सा अणु हो गया ध्रुवीय अणु हो गया, क्योंकि क्लोरीन की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से ज्यादा है, इसलिए क्या होगा क्लोरीन बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, जिससे क्लोरीन पर क्या जाएगा ऋणावेश और हाइड्रोजन पर क्या जाएगा धनावेश आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर दो ध्रुव बनेंगे धन ध्रुव और ऋण ध्रुव, और जिनमें इस प्रकार के ध्रुव बनते हैं उसे हम क्या बोलते हैं ध्रुवीय अणु कहते हैं, ठीक है। तो जो ध्रुवीय आणविक ठोस होंगे इसके अंदर जो अवयवी कण होंगे कैसे होंगे ध्रुवीय अणु होंगे, कैसे होंगे ध्रुवीय अणु। अब देखो इनके बीच में जो बंध लगता है किस प्रकार का बंध लगता है, देखिए इधर जैसे मान लो मैं ले लेता हूं HCl और इधर भी ले लेता हूं मैं HCl। अब देखो यहां पर क्लोरीन पर क्या आएगा आंशिक ऋणावेश, हाइड्रोजन पर क्या आएगा आंशिक धनावेश, इधर हाइड्रोजन पर क्या आएगा आंशिक धनावेश, क्लोरीन पर क्या आएगा आंशिक ऋणावेश। अब देखो ये भी क्या है कि द्विध्रुव है अपना डाइपोल, दो ध्रुव हो गए ना, ये धन ध्रुव और ये ऋण ध्रुव, द्विध्रुव हो गया दो ध्रुव है। और ये भी क्या है द्विध्रुव, क्योंकि इसमें भी क्या है ये धन ध्रुव और ये क्या है ऋण ध्रुव, धन ध्रुव और ऋण ध्रुव, इसमें भी धन ध्रुव और ऋण ध्रुव, यानी ये भी क्या हो गया द्विध्रुव। इस प्रकार से इनके बीच में आकर्षण लगेगा क्योंकि ये ऋणावेश और ये धनावेश, अपन जानते हैं विपरीत आवेशों के मध्य क्या होता है आकर्षण, तो इस प्रकार से इनके बीच में जो आकर्षण लगेगा कौन सा होगा, देखो ये भी द्विध्रुव और ये भी ध्रुव ध्रुव, तो द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण, दोनों के बीच में कौन सा आकर्षण हो जाएगा द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या बोलते हैं इसको, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बोलते हैं, द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण। तो जो बल लगेगा इनके बीच में कौन सा लगेगा द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल होगा इसके अंदर, या बंद कह सकते हैं द्विध्रुव द्विध्रुव बंद या द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण। प्रकृति कैसी होगी मुलायम, ध्यान रखे बंद को हो चाहे बल को हो एक ही बात है, द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल या द्विध्रुव द्विध्रुव बंद। प्रकृति कैसी होगी मुलायम होगी। चालकता ये विद्युत के क्या होंगे कुचालक होंगे, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन इनके अंदर नहीं होता है। अगला देखो गलनांक क्या होगा इनका कम होगा, यानी अध्रुवीय से थोड़ा अधिक होगा, क्योंकि अध्रुवीय तो उदासीन अणु है, इसमें क्या होता है थोड़ा चार्ज आ जाता है, आंशिक पार्शियली चार्ज आ जाता है इसके अंदर, थोड़ा सा चार्ज आ जाता है, जिसके कारण क्या होता है जो ध्रुवीय ठोस है इनका जो गलनांक क्वथनांक है ये अध्रुव से थोड़ा क्या हो जाता है अधिक हो जाता है। क्यों, क्योंकि इनके अंदर थोड़ा सा क्या जाता है आवेश आ जाता है। उदाहरण में क्या जाएगा HCl, SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड,
हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr, ये इसके किसके उदाहरण हो जाएंगे? ध्रुवीय अणु के उदाहरण हो जाएंगे। अगला देखते हैं हाइड्रोजन बंधित। देखो नाम से पता चल रहा है हाइड्रोजन बंधित, यानी ऐसे ठोस जिनके अंदर क्या होगा? हाइड्रोजन बंद होगा। जिसके अंदर क्या होगा? हाइड्रोजन बंद होगा। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा हाइड्रोजन बंद कौन बनाते हैं? सीधा सा याद रखनी छोटी सी ट्रिक आपको, FON, फोन। अगर हाइड्रोजन बंद का पता लगाना हो तो फोन लगा लो। यानी हाइड्रोजन अगर किसके साथ जुड़ा होगा? क्लोरीन के साथ जुड़ा होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होगा, हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ जुड़ा होगा। यदि हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा हो? क्लोरीन के साथ जुड़ा हो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हो, हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हो, तो क्या बनाएगा? वो हाइड्रोजन बंद बनाएगा। यानी जब भी हाइड्रोजन बंद की बात करेंगे आप क्या लगा लो? फोन लगा लो। सीधी सी ट्रिक याद रखो, फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये अगर हाइड्रोजन के साथ जुड़े होंगे तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन बंद बनेगा। इसका उदाहरण लेके हम समझ सकते हैं। देखो जैसे ले लेता हूं मैं H2O, इसको भी ऐसे बना देते हैं, इस तरह से। अब देखो यहां पर ऑक्सीजन की उद्दीपकता हाइड्रोजन से ज्यादा, तो ऑक्सीजन पर क्या आएगा? आंशिक ऋणावेश, जबकि हाइड्रोजन पर क्या आएगा? आंशिक धनावेश। इसमें भी ऑक्सीजन पर क्या जाएगा? आंशिक ऋणावेश, हाइड्रोजन पर क्या आएगा? आंशिक धनावेश। अब देखो ये ऋणावेश और ये धनावेश, इनके बीच में क्या लगेगा? एक आकर्षण बल लगेगा। इसे हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन बंध बोलेंगे। इसका मतलब जो H2O है जल, ये किस प्रकार का ठोस हो गया? बर्फ की अवस्था में। बर्फ जो है H2O ठोस अवस्था में किस प्रकार का ठोस हो जाएगा? हाइड्रोजन बंधित। तो हाइड्रोजन बंधित ठोस में देखो हम देखते हैं इसमें क्या होगा? अवयवी कण कौन हो जाएगा? अणु हो जाएगा। बंध किस प्रकार का होगा? हाइड्रोजन बंध होगा। और प्रकृति कैसी होगी? कठोर होगी। बर्फ क्या होता है? कठोर होता है, मुलायम होता है? कठोर होता है बर्फ। अगला चालकता में बात करते हैं, कैसा होगा? ये विद्युत रोधी होगा, यानी इसमें विद्युत का चलन नहीं होगा। गलनांक क्या होगा? निम्न होगा। हम जानते हैं बर्फ देखो जल्दी पिघल जाती है। उदाहरण क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन फ्लोराइड HF, H2O जल, ये सब ठोस अवस्था में है। अमोनिया NH3 ये भी किस अवस्था में? ठोस अवस्था में है। ठीक है, तो ये हमने पढ़े आणविक ठोस। आणविक ठोस में अवयवी कण क्या होते हैं? अणु होते हैं। ठीक है, अगर अध्रुवीय आणविक ठोस है तो अवयवी कण क्या हो जाएगा? उसमें अध्रुवीय अणु हो जाएगा। अगर ध्रुवीय आणविक ठोस है तो अवयवी कण क्या हो जाएगा? ध्रुवीय अणु हो जाएगा। और हाइड्रोजन बंधित में सामान्य अणु होगा। अगला आता है आयनिक ठोस। ये भी बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आयनिक ठोस। इससे श्योर क्वेश्चन बनता है हर बार। आयनिक ठोस किसे कहते हैं? देखो नाम से पता चल रहा है जिसके अंदर क्या होंगे? आयन होंगे। जिसके अंदर क्या होंगे? आयन होंगे। और आयन कब होते हैं? जब किसी धातु के साथ अधातु जुड़ी हो। जब किसी धातु के साथ H धातु संयोजित हो तो किसका निर्माण होता है? आयन का निर्माण। क्योंकि हम जानते हैं धातु इलेक्ट्रॉन देती है और अधातु इलेक्ट्रॉन लेती है, इसलिए धातु जब इलेक्ट्रॉन देंगे तो धातु पर क्या जाएगा? धनावेश। और अधातु जब इलेक्ट्रॉन लेगी तो उस पर क्या जाएगा? ऋणावेश। इस प्रकार से एक तो क्या होगा? धनायन होगा, एक क्या होगा? ऋणायन होगा। तो सीधा सा हम उदाहरण समझ सकते हैं, जैसे मान लो NaCl है, बेस्ट एग्जांपल, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो यहां पर ये क्या है? धातु है और क्लोरीन क्या है? अधातु है। तो हम जानते हैं जब इसको अगर हम तोड़े तो कैसे टूटता है? ये Na+ और Cl-, क्योंकि धातु इलेक्ट्रॉन देती है जबकि अधातु इलेक्ट्रॉन लेती है। इस प्रकार से देखो ये जो ठोस है NaCl, इसके अंदर एक तो क्या हो गया? धनायन हो गया, एक क्या हो गया? ऋणायन हो गया। यानी ये जो ठोस है किससे बने हैं? आयनों से बने हैं। तो उसे हम क्या बोलेंगे? आयनिक ठोस कहेंगे। क्या कहेंगे? आयनिक ठोस। अब आपसे पूछ ले कि इसके अंदर कण कौन से हैं? अगर मान लो कि आपके पास नमक है, नमक के अंदर कण कौन से होंगे? तो एक तो क्या होगा? सोडियम होगा, क्या होगा? क्लोरीन होगा। तो सोडियम यहाँ पर क्या है? धनायन, और क्लोरीन क्या है? ऋणायन। यानी इस प्रकार के ठोसों में जो अवयवी कण होंगे वो क्या होंगे? आयन होंगे। आयन तो एक सोडियम है, एक क्लोरीन है, एक धनायन है, एक ऋणायन है, यानी अवयवी कण क्या हो गए? आयन हो गए। तो देखते हैं आगे, देखो आयनिक ठोस। आयनिक ठोस में देखो अवयवी कण क्या होते हैं? अवयवी कण क्या होते हैं? देखो आयन होते हैं। और आयनों के बीच में क्या लगता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, यानी स्थिर विद्युत आकर्षण बल लगता है। आयनों के बीच में क्या लगता है? स्थिर विद्युत आकर्षण बल, जो कि हम जानते हैं प्रबल बंध होता है। स्थिर विद्युत आकर्षण बल क्या होता है? बहुत ही प्रबल बंध होता है। अगर बंध प्रबल हुआ तो गलनांक क्वथनांक क्या होंगे? उच्च होंगे। गलनांक क्वथनांक क्या हो जाएंगे? उच्च। तो आयनिक ठोस में देखो अवयवी कण क्या हो गए? आयन।
बंद कैसा हो जाएगा? स्थिर विद्युत आकर्षण बंद होगा। प्रकृति कैसी होगी? कठोर व भंगुर। भंगुर का मतलब होता है जब हम उसको हथौड़े से पीटते हैं तो टुकड़ों में टूट जाता है। आपके पास नमक है, मान लो नमक है, ठीक है, नमक का ढेला है, नमक के ढेले को अगर आप हथौड़े से पीटोगे तो टुकड़ों में टूटेगा या फैलेगा? छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? भंगुर प्रकृति का है, भंगार नहीं, भंगुर, भंगुर प्रकृति का है, ठीक है। तो कठोर व भंगुर प्रकृति के होंगे। अगला आता है चालकता। ये देखो, ठोस अवस्था में कुचालक होते हैं जबकि गलित अवस्था में चालक होते हैं। आयनिक ठोस जो है, ठोस अवस्था में क्या होंगे? विद्युत के कुचालक, जबकि गलित अवस्था में क्या होंगे? विद्युत के चालक। क्वेश्चन लिख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आने की संभावना है। क्वेश्चन लिखो, आयनिक ठोस ठोस अवस्था में, आयनिक ठोस ठोस अवस्था में, या यूं भी लिख सकते हो शुद्ध अवस्था में, आयनिक ठोस ठोस अवस्था में, या लिखो शुद्ध अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। जबकि गलित अवस्था में, अब गलेगा किसके अंदर? जल के अंदर, ऐसे भी लिख सकते हो गलित अवस्था में या जलीय विलयन में। जबकि गलित अवस्था में या जलीय विलयन में, गलित अवस्था में या जलीय विलयन में विद्युत के चालक होते हैं। क्यों? समझिए। जबकि गलित अवस्था में या जलीय विलयन में विद्युत के चालक होते हैं। क्यों? समझिए। अब देखो इधर, आयनिक ठोस का जो सीधा सामान्य एग्जांपल हम लेते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड, जिसे हम साधारण नमक भी कहते हैं, साधारण नमक। अभी ये ठोस अवस्था में है, अभी ये ठोस अवस्था में है। क्या इसमें कोई मुक्त आयन है? कोई आयन दिख रहा है कि आपको? कोई आयन यहां पर नहीं है। लेकिन जब इसको मैं क्या करूंगा? जल के अंदर घोलूंगा। किसके अंदर घोलूंगा? जल के अंदर। तो ये ऐसे टूट जाएगा, Na+ और Cl-। अब बताओ, देखो आयन मुक्त हुए नहीं हुए? हो गए। यानी ठोस अवस्था में इनमें कोई मुक्त आयन नहीं था, लेकिन गलित अवस्था में या जलीय विलयन में क्या हो गया? मुक्त आयन उपस्थित है, क्योंकि ये टूट गया। और हम जानते हैं कि जब तक मुक्त आयन नहीं होंगे तब तक धारा का चालन नहीं होगा। 11वीं क्लास में पढ़ चुके। धारा का चालन होने के लिए मुक्त आयनों या मुक्त इलेक्ट्रॉनों का होना बहुत ही आवश्यक है। तो हम लिख सकते हैं, देखो जो आयनिक ठोस हैं, ठोस अवस्था में क्या होता है? इनमें मुक्त आयन नहीं होते हैं, जबकि गलित अवस्था में मुक्त आयन उपस्थित होते हैं, जिसके कारण क्या होता है? ये विद्युत का चालन करते हैं। तो आंसर लिखिए, शुद्ध अवस्था में, शुद्ध अवस्था में या ठोस अवस्था में, शुद्ध अवस्था में या ठोस अवस्था में आयनिक यौगिकों में, आयनिक यौगिकों में, आयनिक यौगिकों में मुक्त आयन, मुक्त आयन अनुपस्थित होते हैं, मुक्त आयन अनुपस्थित होते हैं, जिसके कारण ये विद्युत के कुचालक होते हैं, या यूं लिख सकते हैं जिसके कारण ये विद्युत का चालन नहीं करते हैं, जिसके कारण ये विद्युत के कुचालक होते हैं। जबकि गलित अवस्था में, गलित अवस्था लिखो या जलीय विलयन लिखो, जबकि गलित अवस्था में या जलीय विलयन में जो शब्द आपको पसंद आए लिख सकते हो, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। जबकि गलित अवस्था में या जलीय विलयन में ये आयनों में विभक्त हो जाते हैं, आयनों में विभक्त हो जाते हैं। अतः यहां मुक्त आयन उपस्थित होने के कारण, मुक्त आयन उपस्थित होने के कारण ये विद्युत का चालन करते हैं। मुक्त आयन उपस्थित होने के कारण ये विद्युत का चालन करते हैं। क्लियर? आगे देखते, देखो तो ये ठोस अवस्था में विद्युत के क्या होंगे? कुचालक, जबकि गलित अवस्था में क्या होंगे? विद्युत के चालक होंगे। गलनांक की बात करें तो गलनांक क्या होगा? इनका उच्च होगा, ठीक है। उदाहरण क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड, कैल्शियम फ्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्योंकि इसमें मैंने बताया था कि एक क्या होगी? धातु, दूसरी क्या होगी? अधातु। तभी क्या होंगे? ये आयनिक यौगिक होंगे, क्योंकि धातु इलेक्ट्रॉन
देती है जबकि ए धातु इलेक्ट्रॉन लेती है। तो धातु पर तो क्या जाएगा, इलेक्ट्रॉन देने के कारण धनावेश, और ए धातु इलेक्ट्रॉन लेती है तो उस पर क्या जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा। इस प्रकार से क्या हो जाएंगे, आयन का निर्माण हो जाएगा। अगला देखते, देखो धात्विक ठोस, नाम से पता चल रहा है धात्विक ठोस, यानी इसमें अवयवी कण क्या होंगे, धातु होगी। अवयवी कण क्या होंगे, धातु। और धातुएं देखो इलेक्ट्रॉन त्यागती है, अभी हमने पढ़ा था धातुएं इलेक्ट्रॉन त्यागती है, ठीक है। तो इसमें जो अवयवी कण होंगे, एक तो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, और दूसरे धातु जो है त्यागे हुए। जैसे मान लो कि आपके पास इसके अंदर क्या होगा, Fe+2 होगा, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे रखे, या फिर Fe+3 हो सकता है, Fe+2 में भी हो सकता है, Fe+3 अवस्था में भी हो सकता है, या जिंक+2 हो सकता है, कॉपर+2 हो सकता है, कॉपर प्लस हो सकता है। तो इस प्रकार से ये धातु जो इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं इसे हम बोलते हैं कार्नेल, या हिंदी में बोलते हैं कोटर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कार्नेल, और हिंदी में क्या बोलते हैं, कोटर। तो इसमें क्या होंगे, कोटर और इलेक्ट्रॉन दोनों साथ में होंगे, यानी विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं इसे। विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन और कोटर क्या होंगे, अवयवी कण के रूप में रहेंगे। तो देखो क्या जाएगा, अवयवी कण क्या होंगे इसके अंदर, विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन में धनायन के कोटर। अभी मैंने बताया था विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन में धनायन के कोटर। धनायन का मतलब जैसे भी बताया था, Fe+2 है, Fe+3 है, Cu+2 है, Cu+ है, जिंक+2 है, Mg+2 है, ठीक है। तो इस प्रकार से विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन में धनायन के कोटर। अगर आपको ये कंफ्यूजन में हो तो आप यहां पर केवल धातु भी लिख सकते हो, अवयवी कण क्या है, धातु भी लिख सकते हो। अब देखो धातुएं हैं तो उनके बीच में बंध कौन सा होगा, धात्विक बंध होगा। तो बंध कौन सा जाएगा, धात्विक बंध। अगला आता है प्रकृति, कठोर व अगाधवर्धनीय। अपन जानते हैं धातुएं क्या होती है, कठोर होती है, सोडियम पोटेशियम को छोड़ के बाकी धातुएं क्या होती है, कठोर होती है, ठीक है। और अगाधवर्धनीय होती है धातुएं। अगर धातु को अपन हथौड़े से पीटेंगे तो वो क्या हो जाएगी, फैल जाएगी, यानी धातु को पीट कर उनकी चद्र बनाई जा सकती है। धातु का यह गुण क्या कहलाता है, अगाधवर्धनीय कहलाता है। यानी धातुएं क्या होती है, अगाधवर्धनीय, इनकी प्रकृति क्या हो जाएगी, कठोर व अगाधवर्धनीय, क्योंकि धातु को पीटने पर उनकी क्या बन जाती है, चद्र बनाई जा सकती है। तो धातु का यह गुण क्या कहलाता है, अगाधवर्धनीय। आप 9th 10th के अंदर ये चीजें पढ़ चुके हो, अगाधवर्धनीय का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो धातु की जो प्रकृति होगी कैसी होगी, कठोर व अगाधवर्धनीय होगी। चालकता हम जानते हैं धातु क्या होती है, विद्युत की क्या होती है, चालक होती है। धातु क्या होती है, विद्युत की चालक होती है। क्यों होती है, क्योंकि भी हमने देखा था कि इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। गलनांक क्या हो जाएगा, नॉर्मल होगा, सामान्य होगा, अलग अलग धातु का अलग अलग होता है, इसलिए हम कह नहीं सकते कि किसका क्या होगा। उदाहरण में क्या जाएगा, देखो सारी धातु आ जाएगी, कॉपर है, आयरन है, मैग्नीशियम है, सिल्वर है, गोल्ड, कैडमियम, और भी बहुत सारे उदाहरण इसके हो सकते हैं। अगला आता है सहसंयोजक ठोस। नाम से पता चल रहा है सहसंयोजक ठोस, यानी इसके अंदर सहसंयोजक बंध पाया जाएगा। सहसंयोजक बंध किसे कहते हैं, दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन के साझे से बने हुए बंध को क्या कहते हैं, सहसंयोजक बंध कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन का साझा कौन करती है, ए धातुएं करती है। इलेक्ट्रॉन का साझा कौन करती है, ए धातुएं करती है। इसका मतलब जो सहसंयोजक ठोस है इसके अंदर मुख्य रूप से जो अवयवी कण होंगे वो क्या होंगे, ए धातुएं होंगी, क्योंकि ए धातुएं इलेक्ट्रॉन के साझे के द्वारा बंध बनाती है। यानी सहसंयोजक बंध ए धातु के अंदर ही पाया जाता है, धातु के अंदर सहसंयोजक बंध नहीं पाया जाता है। तो देखो सहसंयोजक ठोस, इसमें क्या होंगे, देखो अवयवी कण क्या होंगे, ए धातु परमाणु। देखो सहसंयोजक ठोस के बारे में बता देता हूं कि ये इस प्रकार से बंध के द्वारा जुड़ते जुड़ते बहुत बड़े अणु का निर्माण करते हैं, एक जाल जैसी संरचना बना देते हैं। सहसंयोजक बंध के द्वारा बहुत सारे परमाणु जुड़ते जाते हैं और एक जाल जैसी संरचना बना देते हैं, जिसके कारण इनको हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। नेटवर्क ठोस या विशाल अणु, सहसंयोजक ठोस का दूसरा नाम और क्या है, नेटवर्क ठोस या विशाल अणु भी इन्हें कहा जाता है। तो देखो अवयवी कण क्या होंगे, इसके अंदर ए धातु परमाणु होंगे, ए धातुएं होगी। बंध कौन सा हो जाएगा, सहसंयोजक बंध हो जाएगा। बंध कौन सा हो जाएगा, सहसंयोजक बंध। प्रकृति कैसी होगी, कठोर होगी। सीधा सा उदाहरण आप देख लो, कोयला है, सिलिका है, SiO2 सिलिका जिसे हम क्वार्ट्ज कहते हैं, ठीक है। तो प्रकृति कैसी हो जाएगी, कठोर। और चालकता में अपन बात करें, विद्युत रोधी होते हैं ये। चालकता में बात करें तो क्या होते हैं, विद्युत रोधी, इनमें विद्युत का चालन नहीं होता है, ठीक है। गलनांक क्या होगा, उच्चतम, बहुत ज्यादा होगा। इसका उदाहरण है हीरा, बहुत ज्यादा गलनांक होता है हीरे का, आप जानते हो सबसे कठोर पदार्थ है। उदाहरण में क्या जाएगा, SiO2 यानी सिलिका जिसे हम बोलते हैं क्वार्ट्ज, सिलिकॉन कार्बाइड, कार्बन के देखो एक तो हीरा है, एक ग्रेफाइट और एल्यूमिनियम नाइट्राइड। अब देखो यहां इसका एक अपवाद है, ग्रेफाइट। सहसंयोजक ठोस का एक अपवाद है, ग्रेफाइट,
ठीक है। ग्रेफाइट भी एक सहसंयोजक ठोस होता है, ध्यान दे, ग्रेफाइट भी एक सहसंयोजक ठोस होता है, इसके अंदर भी सहसंयोजक बंध पाया जाता है, ठीक है। और सहसंयोजक बंध की प्रकृति कैसी होती है, कठोर होती है, लेकिन ग्रेफाइट अपवाद स्वरूप कैसा होता है, मुलायम होता है। ग्रेफाइट कैसा होता है, मुलायम होता है। 11वीं क्लास में आप पढ़ चुके हो, क्योंकि ये परतों के रूप में पाया जाता है, तो अपन परतों को जब ऐसे करते हैं तो परतें एक दूसरे पर क्या कहती है, खिसकती है, जैसे ये मुलायम और चिकना लगता है ग्रेफाइट, ठीक है। और देखो जो सहसंयोजक ठोस है विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, जबकि ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का चालक होता है। ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है, चालक होता है, क्योंकि इसके अंदर 3 कार्बन के जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो बंध बनाने में भाग लेते हैं, जबकि चौथा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मुक्त रहता है। ग्रेफाइट की संरचना आपने कक्षा 11 में पढ़ी होगी। इसमें क्या होते हैं, कार्बन के बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हम पढ़ चुके हैं। कार्बन के बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनमें से 3 इलेक्ट्रॉन जो है ग्रेफाइट में बंध बनाने में भाग लेते हैं, जबकि चौथा इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग नहीं लेता है, जिसके कारण वो क्या होता है, मुक्त होता है। इसलिए ग्रेफाइट सहसंयोजक ठोस होते हुए भी क्या है, विद्युत का चालक होता है और मुलायम होता है। तो ये इसका अपवाद आप ध्यान रखना। जबकि यहाँ देखो गलनांक उतना क्या होगा, उच्च होगा, जबकि बहुत ही उच्च होगा, जबकि ग्रेफाइट का जो गलनांक होगा वो क्या होगा, कम होगा। तो ये हमने ठोसों के प्रकार के बारे में, जो क्रिस्टलीय ठोस है कौन कौन से हैं, ये हमने पढ़ा था। आप इस टेबल को अच्छे से बना लें कंप्लीट, और अच्छे से रिवाइज कर ले, इससे प्रश्न पूछने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो मित्रों अगला जो हमारा टॉपिक आता है एकक कोष्टिका और क्रिस्टल जालक। देखो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है एकक कोष्टिका व क्रिस्टल जालक, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, और कई बार इससे प्रश्न बनते हैं। देखो एकक कोष्टिका क्या होती है और क्रिस्टल जालक क्या होते हैं, दोनों के चित्र मैंने आपको सामने बना रखे। देखो डायग्राम, ये एकक कोष्टिका और ये क्रिस्टल जालक है। अगर हम इसको देखें क्रिस्टल जालक को, तो इसका एक भाग अगर मैं उठा के यहाँ रखूं, देखो कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा। ये पूरा क्रिस्टल जालक है, इसका अगर एक भाग यहाँ से मैं निकाल कर यहाँ रखूं तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हो कि ये एक भाग है, इसके पीछे सेम इसी तरह का भाग है, इसके दाएं भी इसी तरह का, इसके पीछे भी यही है, इसके ऊपर भी यही है, ठीक है। अगर इसको हम बनाते जाए तो और चारों तरफ से इसी तरह के भाग व्यवस्थित होते हैं, यानी ये क्रिस्टल जालक है। और इस क्रिस्टल जालक की अगर आप से पूछेगी इस क्रिस्टल जालक की छोटी से छोटी इकाई कौन सी होगी, तो ये हो गई भाई, ये पूरा क्रिस्टल किससे बना हुआ है, इसी से बना हुआ है। तो एकक कोष्टिका की परिभाषा क्या हो जाएगी, देखो आपका जो कमरा है वो भी एक प्रकार की क्या है, एकक कोष्टिका। कमरे में अगर नजर घुमा के देखोगे तो कमरा भी कुछ इसी प्रकार का होगा, ठीक है। तो एकक कोष्टिका किसे कहेंगे, क्रिस्टल जालक की, क्रिस्टल जालक की वह सूक्ष्मतम इकाई या छोटी से छोटी इकाई, क्रिस्टल जालक की वह सूक्ष्मतम इकाई जिसकी त्रिविमीय रूप से, त्रिविमीय रूप का मतलब क्या हो गया, आगे पीछे दाएं बाएं। क्रिस्टल जालक की वह सूक्ष्मतम इकाई जिसकी त्रिविमीय रूप से बार बार पुनरावर्ती होने पर, क्रिस्टल जालक की वह सूक्ष्मतम इकाई जिसकी त्रिविमीय रूप से बार बार पुनरावर्ती होने पर क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, एकक कोष्टिका कहते हैं। क्रिस्टल जालक की वह सूक्ष्मतम इकाई जिसकी त्रिविमीय रूप से बार बार पुनरावर्ती होने पर क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, एकक कोष्टिका कहते हैं, ठीक है। तो ये तो परिभाषा होगी अपनी किसकी, एकक कोष्टिका की, ये एकक कोष्टिका है और ये है क्रिस्टल जालक। अब देखो क्रिस्टल जालक किसे कहेंगे, क्रिस्टल जालक किसे कहेंगे, क्या परिभाषा बना सकते हैं हम, देखो इसका निर्माण किससे हो रहा है, क्रिस्टल जालक का निर्माण किससे हो रहा है, एकक कोष्टिका से हो रहा है। और एकक कोष्टिका क्या कर रही है, त्रिविमीय रूप से क्या कर रही है, अपनी पुनरावृत्ति कर रही है। एकक कोष्टिका क्या कर रही है, या एकक कोष्टिका का क्या हो रहा है, त्रिविमीय रूप से बार बार क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, जिससे किसका निर्माण हो रहा है, क्रिस्टल जालक का। तो जालक की परिभाषा हम क्या दे सकते हैं कि एकक कोष्टिका के त्रिविमीय रूप से बार बार पुनरावृत्ति होने पर जिस जालक का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं। एकक कोष्टिका के त्रिविमीय रूप से बार बार पुनरावृत्ति होने पर जिस जालक का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं। तो ये हो गया आपका क्रिस्टल जालक और ये हो गया आपकी एकक कोष्टिका। अब हम बात करते हैं एकक कोष्टिका के पैरामीटर की। देखो एकक कोष्टिका के जो कुल पैरामीटर होते हैं, कितने पैरामीटर होते हैं, एकक कोष्टिका के पैरामीटर कितने होते हैं, 6 पैरामीटर होते हैं। इसमें से देखो 3 तो क्या होती है, अक्षीय भुजाएं होती है, और 3 क्या होते हैं, अक्षीय कोण। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि एकक कोष्टिका के कुल कितने पैरामीटर होते हैं, एकक कोष्टिका के कुल 6 पैरामीटर होते हैं। उनमें से क्या होती है, 3 तो क्या होती है, अक्षीय भुजाएं होती है ए बी सी, और 3 क्या होते हैं, अक्षीय कोण होते हैं, अल्फा बीटा और गामा होते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं, देखो ये आपकी एक एकक कोष्टिका हो गई। इस एकक कोष्टिका में ये मैं ले लेता हूँ, ये एक भुजा होगी, इसकी एकक कोष्टिका की एक भुजा हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, भुजा हो गई ए। दूसरी ले लेता हूं मैं ये वाली, ये हो जाएगी अपने भुजा बी, और ये एक मैं ये ले लेता हूं, ये हो जाएगी भुजा क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये क्या होगी, 3 तो क्या होगी, अक्षीय भुजाएं होगी ए
बी और सी, और तीन क्या होते हैं, अक्षीय कोण होते हैं। तीन अक्षीय कोण कौन कौन से होते हैं, देखो एक तो होता है अल्फा, बीटा और गामा। तो यहां मैं बना देता हूं, देखो तीन कोण कौन कौन से, एक तो हो जाएगा आपका ये अल्फा, ये कौन सा हो जाएगा बीटा, और ये कौन सा हो जाएगा गामा। तो इस प्रकार से देखो एकक कोष्टिका के कुल 6 पैरामीटर हो गए, 3 अक्षीय भुजाएं और 3 अक्षीय कोण हो गए। अब देखो यहाँ पर एकक कोष्टिका के जो किनारे जो होते हैं, यहाँ पर जो बिंदु होते हैं, इन बिंदु को हम बोलते हैं जालक बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों, जालक बिंदु कहते हैं। इस प्रकार से ये किनारा हो गया, ये किनारा हो गया, किनारे पर जो बिंदु होते हैं इससे इन्हें हम बोलते हैं जालक बिंदु कहते हैं। ठीक है, और इन जालक बिंदु को जो मिलाने वाली जो रेखा है, ये जो रेखा है जालक बिंदु को मिलाने वाली, इसको हम बोलते हैं आबंध रेखा। जालक बिंदु को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, आबंध रेखा कहते हैं। तो इस प्रकार से ये हो गए आपके एकक कोष्टिका के पैरामीटर हो गए। टोटल कितने हो गए, 6 पैरामीटर हो गए। 3 तो अक्षीय भुजाएं हो गई ए बी सी, और 3 अक्षीय कोण हो गए अल्फा, बीटा और गामा। अब हम बात करते हैं एकक कोष्टिका के प्रकार के बारे में। देखो एकक कोष्टिका जो है कुल 4 प्रकार की होती है। अवयवी कणों की जो व्यवस्था है, अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर हम एकक कोष्टिका को अलग अलग भागों में बांटते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो आद्य, या फिर इसको बोलते हैं आद्य एकक कोष्टिका या सरल गणीय एकक कोष्टिका। आद्य एकक कोष्टिका या सरल गणीय एकक कोष्टिका, शॉर्ट में लिख सकते हैं अपन एससीसी, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, या बोलते प्रिमिटिव क्यूबिक प्रिमिटिव यूनिट सेल, या फिर क्या बोलते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। एससीसी का मतलब क्या हो जाएगा, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। देखो आद्य एकक कोष्टिका या सरल गणीय एकक कोष्टिका किससे कहते हैं, यदि जो एकक कोष्टिका है उसमें जो अवयवी कण है अगर वो केवल कहां पर हो, कोनों पर हो, ये जो कोने हो गए यहाँ पर, यदि अवयवी कण केवल कहां पर हो, केवल कोनों पर हो, इस तरह से, यानी वह एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण केवल कोनों पर स्थित हो, उसे हम क्या बोलते हैं, आद्य एकक कोष्टिका या सरल गणीय एकक कोष्टिका कहते हैं। ऐसी एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण केवल कहां पर हो, कोनों पर हो, उसे हम क्या बोलते हैं, आद्य एकक कोष्टिका या सरल गणीय एकक कोष्टिका, या इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं अपन इसको, एसएससी। अगला हमारा आता है देखो केंद्रित एकक कोष्टिका। केंद्रित एकक कोष्टिका किसे कहेंगे, ऐसी एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त अन्य भाग पर भी उपस्थित हो। ऐसी एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त अन्य भाग पर भी उपस्थित हो, उसे हम क्या कहते हैं, केंद्रित एकक कोष्टिका कहते हैं। ये 3 प्रकार की होती है केंद्रित एकक कोष्टिका। एक तो कौन सी होती है, काय केंद्रित एकक कोष्टिका, एक होती है फलक केंद्रित एकक कोष्टिका, और एक होती है अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका। तो सबसे पहले हम बात करते हैं काय केंद्रित एकक कोष्टिका क्या होती है। काय केंद्रित एकक कोष्टिका इंग्लिश में बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, बीसीसी। देखो काय केंद्रित एकक कोष्टिका किसे कहेंगे, ऐसी एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ, कोनों पे तो होंगे होंगे, ऐसी एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ घन के केंद्र में भी हो, या केंद्र में भी हो। ऐसी एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ घन के केंद्र में भी हो, उसे हम क्या बोलते हैं, काय केंद्रित एकक कोष्टिका, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बीसीसी कहते हैं। देखो कोनों के साथ साथ कहां हो गया, एक केंद्र में भी गया। अगला आता है फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। फलक केंद्रित एकक कोष्टिका इंग्लिश में बोलते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। देखो ये जो दिख रहा है आपको, इनको हम बोलते हैं फलक। ये फलक हो गया, ये फलक है, ये भी फलक है, ये भी फलक है, ये एक आगे होगा, एक क्या होगा इसके पीछे होगा। तो ये जो फलक है, तो फलक एक केंद्रित एकक कोष्टिका किसे कहेंगे, देखो वह एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ, कोने पे तो होंगे ही होंगे, वह एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ फलक के केंद्र पर भी हो। ये फलक है, यहाँ पे भी होगा, 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 ये पीछे वाला हो गया, पीछे वाला फलक, ये आगे वाला फलक हो गया। ठीक है, तो फलक केंद्रित एकक कोष्टिका किसे कहेंगे, वह एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ कहां हो, फलक के केंद्र पर भी हो। वह एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ फलक के केंद्र पर भी हो, उसे हम क्या बोलते हैं, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका या फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। अगला आता है अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका, यानी इंग्लिश में बोलते हैं एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, ये क्या होती है, देखो ऐसी एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ, कोने पे तो होंगे ही होंगे, ऐसी एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ दो विपरीत फलक पर भी हो। दो विपरीत फलक का मतलब क्या हो गया, एक इधर होगा, एक इधर होगा, या फिर या एक इधर एक इधर, दो विपरीत फलक, कोई सा भी दो विपरीत फलक होते हैं। जैसे मैं ये ले लेता हूं, दो विपरीत फलक के ऊपर भी हो,
ठीक है, तो ये हो गई एकक कोष्ठिका, इनके प्रकार हो गए। सबसे पहले कौन सा जाएगा, सरल घनी एकक कोष्ठिका, जिसमें अभिविकर्ण केवल कहां पर होंगे, कोनों पर होंगे। अगला जाएगा आपका काय केंद्रित एकक कोष्ठिका, जिसमें अभिविकर्ण क्या होंगे, कोनों के साथ साथ क्या होगा, घन के केंद्र में भी होगा। अगला जाएगा फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, यानी फेस सेंटर यूनिट सेल, इसमें क्या होगा, अभिविकर्ण कोनों के साथ साथ क्या होंगे, फलक के केंद्र पर भी होंगे। और अगला जाएगा लास्ट में आपका अंत्येंद्रित एकक कोष्ठिका, यानी एंड सेंटर यूनिट सेल, इसमें क्या होगा, अभिविकर्ण कोनों के साथ साथ क्या होंगे, दो विपरीत फलक पर भी होंगे। तो ये हो गए आपके एकक कोष्ठिका के प्रकार। इसके आगे हम पढ़ेंगे कि एकक कोष्ठिका में जो अभिविकर्ण है, इनकी गणना किस प्रकार से की जाती है, या संकुलन क्षमता है, यानी पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है। तो ये हम सब अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक घर में रहे, सुरक्षित रहे, पढ़ते रहे। धन्यवाद।